हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? ठीक है। आज हम लोग एक अनदर टॉपिक पर बात करने वाले हैं अपने पीआर वीडियोस की सीरीज में ही, स्टोइकियोमेट्री, जो कि बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आना ही चाहिए। इसमें क्या सीखते हैं हम लोग, सीधे टॉपिक पर ही आए तो अगर उसकी बात करें तो बेसिकली जैसे हम लोग पूरी केमिस्ट्री में तमाम तरह की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका मीनिंग होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट बन रहा होगा। सपोज कि किसी कंटेनर में रिएक्टेंट्स लिए गए होंगे जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे। इट इज़ समथिंग लाइक जैसे हम लोग घर में कोई भी खाना बना रहा है तो उस खाना बनाने की अपनी एक रेसिपी होती है कि सपोज हमें मैगी बनानी है तो मैगी बनाने का अपना एक मेथड होगा कि मैगी लाओ, मसाला लाओ, नमक लाओ, जो भी कुछ उसमें पड़ता होगा और उसको यूज़ करके हम मैगी बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं। तो जैसे किसी भी प्रिपरेशन के लिए एक रेसिपी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसकी भी अपनी एक रेसिपी होती है। मतलब रिएक्टेंट्स आपस में किस तरह से रिएक्ट करके कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी अपनी एक रेसिपी है और वो रेसिपी स्टोइकियोमेट्री से हमें देखने को मिलती है या सीखने को मिलती है। और उसका एडवांटेज क्या है वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं कि स्टोइकियोमेट्री जानना क्यों ज़रूरी है। मैं इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। से सपोज नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। ये अपने आप में केमिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये बहुत अर्ली क्लासेस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में लिखा है वो प्रोडक्ट है। और यहाँ पर इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पहले कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर कुछ नहीं लिखा जिसका मीनिंग 1 होता है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा है। इन नंबर्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये करते क्या है, इन नंबर्स का यूज़ क्या होता है? तो बेसिकली एक मतलब हम लोग समझते हैं कि ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या मतलब होता है? रिएक्शन को बैलेंस करने का मीनिंग है कि जितने एटम्स किसी भी रिएक्टेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के राइट हैंड साइड में भी अगर दिखाई पड़ रहे हैं तब हम ये कहते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो जैसे नाइट्रोजन के 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, लाइकवाइज हाइड्रोजन के 6 एटम्स राइट हैंड साइड में भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो एक मीनिंग तो इसका ये निकलता है। इसके अलावा और क्या मीनिंग निकलता है? तो बेसिकली इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मीनिंग है कि ये हमें बताते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में किस प्रपोर्शन में रिएक्ट करके किस प्रपोर्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बताते हैं? तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1 molecule ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 molecules ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 molecules ऑफ अमोनिया। मतलब दिस इज द मेथड और यू मे बी कॉल्ड एज दिस इज द रेसिपी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। रेसिपी का मतलब एक प्रपोर्शन में ये लोग रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसका एडवांटेज हम लोग कैसे ले सकते हैं? हमें अगर ये बातें पता लग रही हैं तो हम इसको यूज़ में कैसे लेंगे? तो यूज़ कुछ इस तरह का होता है कि सपोज हमने ये कहा कि हमारे पास 10 मोल नाइट्रोजन है, 10 मोल्स नाइट्रोजन अपने पास है और इसको रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स नीडेड होंगे या रिक्वायर्ड होंगे जिससे अमोनिया बने। मतलब हमें 10 मोल नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना है तो साथ में हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए या 1 मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए। लाइकवाइज 10 मोल्स के लिए 30 मोल्स चाहिए। मतलब उसी प्रपोर्शन में ही ये लोग रिएक्ट करेंगे और उसी प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होगा। मतलब जब ये रिएक्शन होगी जिसमें नाइट्रोजन कंज्यूम होगा, हाइड्रोजन भी कंज्यूम होगा और साथ में साइमल्टेनियसली अमोनिया बनेगा। तो अगर 10 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं, 30 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अमोनिया फॉर्म होगा वो होगा 20 मोल्स। कैसे 20 मोल्स? किस तरह से ये आंसर निकल के आ रहा है? तो 1 से 2 बनता है तो 10 से 20 बनता है।
सिंपल सा आइडिया है, मतलब हमें रिएक्शन खुद बताती है कि वो कैसे होती है। कोई भी रिएक्शन हमें खुद ही बता देती है कि उसके होने का तरीका क्या है और हमें उस तरीके को यूज करके ये कैलकुलेशन करनी होती है। तो दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज करके ये आंसर दिए हैं, मतलब कितना अमाउंट आपस में रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बनाएगा, हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अब इसी का उल्टा भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है, मैं दोबारा इसी रिएक्शन को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी आइडिया यूज हो रहा है हर जगह पर ऐसा ही आइडिया देखने को मिलेगा। हमसे कहा गया कि हमें 100 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करना है, 100 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करना है। तो अगर 100 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन नीडेड होगा, कितना हाइड्रोजन नीडेड होगा। तो हमें पता है कि 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता है 1 मोल नाइट्रोजन से, या 2 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से। तो इसका मतलब 100 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 मोल नाइट्रोजन, दैट इज 50 मोल नाइट्रोजन से। सिमिलरली अगर हमें हाइड्रोजन का अमाउंट कितना यूज होगा ये भी बताना है, तो अगेन हम आंसर कर सकते हैं कि 2 के लिए 3 चाहिए, तो 1 के लिए 2/3 चाहिए, तो 100 के लिए 100 का 2/3 मोल। इस तरह से सिंपल लैंग्वेज यहाँ इन्वॉल्व है, सिंपल यूनिटरी मेथड इन्वॉल्व है, और उसकी हेल्प से हम लोग ये आंसर कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो भी बातें की जा रही हैं, पहले तो हमें ये समझना होता है कि रिएक्शन होने का मीनिंग क्या है। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, जिससे हमें अपने आप को बचाना है कि रिएक्शन होने का मतलब है रिएक्टेंट का कंज्यूम होना, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का बनना, मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट बनता है। अब हमें प्रोडक्ट का अमाउंट बताना है, का मतलब कितना प्रोड्यूस होना है ये बताना है, तो हमें ये देखना होगा कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ। सिमिलरली रिएक्टेंट का कंज्यूम अमाउंट पता है, तो हमें बताना हो कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट इतना कंज्यूम हुआ जिससे ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। मतलब यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है कि हम कैसे आंसर करते हैं, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें ये कैलकुलेशन जो दिखाई जा रही है, दिस इज वैलिड ओनली इन टर्म्स ऑफ मोल। दिस कैलकुलेशन इज नॉट वैलिड इन टर्म्स ऑफ वेट। मतलब कहने का ये है कि अगर सपोज किसी ने ऐसा समझा कि हमारे पास 10 ग्राम नाइट्रोजन है, 10 ग्राम नाइट्रोजन, तो इसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो उसने सोचा कि 1 के लिए 3 चाहिए, तो 10 के लिए 30 ग्राम चाहिए, और इससे अमोनिया कितना बनेगा, तो उसने आंसर कर दिया 20 ग्राम। अगर ऐसे आंसर्स किए गए तो दिस कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली इनवैलिड, कभी भी ये सही नहीं होगा। मतलब स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इज वैलिड ओनली इन टर्म्स ऑफ मोल। या उसके अलावा हम लोग आगे गैसेस के बारे में भी देखते हैं कि अगर गैसियस रिएक्शंस हैं या गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो गैसेस के केस में PV = nRT वैलिड होता है। इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, PV = nRT, और इसके बेसिस पर अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो यहाँ से कहा जा सकता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होगा, या प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होगा। तो फॉर gases this type of calculation is valid in terms of their pressures or in terms of their volume also. We can use this stoichiometric coefficient और हम सीधे प्रेशर या वॉल्यूम के टर्म में भी इसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर फिर से इसी एग्जांपल को अगर वॉल्यूम के टर्म में यूज किया, जैसे सपोज हमसे कहा गया कि इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन कितना कंज्यूम हुआ है कि उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, इतना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूज हुआ जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। तो जो हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ होगा उसका जो प्रेशर रहा होगा दैट वुड बी 3 एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन जो साथ में कंज्यूम हुआ होगा उसका प्रेशर रहा होगा 3 एटमॉस्फेयर, और जो अमोनिया बना होगा उसका प्रेशर होगा
2 एटमॉस्फेयर। मतलब अभी हम लोग मोल के टर्म में बात कर रहे थे, अभी वही बातें प्रेशर के टर्म में की जाने लग गई। लेकिन जब भी प्रेशर के टर्म में ये बातें की जा रही होंगी तो ये अंडरस्टूड होगा कि वहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर यही डेटा हमें वॉल्यूम के टर्म्स में दिए गए तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज़ करके ये आंसर कर सकते हैं। अब इसी स्टोइकियोमेट्री में एक पॉइंट हमें और जानना है, उस पर आते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा था कि रिएक्टेंट अगर अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में है तो वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं, और अगर वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में नहीं है तो इन दैट केस क्या होगा। तो जैसे अपन दोबारा एग्जांपल लेने की बात करें, दोबारा एग्जांपल का मतलब मैंने यहाँ पर फिर से यही रिएक्शन ली है, और इस रिएक्शन में सपोज हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास 10 मोल नाइट्रोजन है और 40 मोल हाइड्रोजन, 10 मोल नाइट्रोजन और 40 मोल हाइड्रोजन। तो अगर अपन इस केस में देखते हैं तो ये दिखाई पड़ रहा है कि these two reactants are not in their stoichiometric mole ratio. Stoichiometric ratio is 1:3 and amount of nitrogen and hydrogen given are 1:4। इसका मतलब वो सेम नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में कोई ना कोई एक रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम होगा एंड अदर रिएक्टेंट विल रिमेन अनरिएक्टेड, मतलब वो कुछ अमाउंट उसका अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम होगा उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका क्या है, अगर हम लोग वो इसको देखें तो यहाँ जो भी मोल्स हमें गिवन है उन मोल्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखो, उन रिएक्टेंट के मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके चेक करो। इन दोनों में से जो भी नंबर स्मॉलर है, जैसे 10/1 इज स्मॉलर देन 40/3, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है का मतलब है कि इट विल कंज्यूम कंप्लीटली फर्स्ट, वो पहले खत्म हो जाएगा। और जो रिएक्टेंट खत्म हो गया दैट विल डिसाइड कि हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म, बिकॉज अदर रिएक्टेंट विल रिमेन, सम अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट विल रिमेन अनरिएक्टेड, वो बचा रह जाएगा। उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो नाइट्रोजन के 10 मोल से हाउ मच अमोनिया विल प्रोड्यूस, तो इट्स अमाउंट वुड बी 20 मोल्स, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस होता है तो 10 मोल से 20 मोल, इस तरह से हम अमोनिया का अमाउंट बता लेते हैं। और अगर हमें ये भी बताना है कि हाउ मच हाइड्रोजन विल कंज्यूम, तो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि 1 के साथ 3 रिएक्ट करता है तो 10 के साथ 30 रिएक्ट करेगा, और गिवन अमाउंट इज 40, तो 40 में से अगर 30 को माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी 10 मोल्स। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री कि हम यहाँ पर कैसे उसको यूज करके अमाउंट्स को रिलेट कर सकते हैं। 2 तरह की सिचुएशन है, एक सिचुएशन जिसमें रिएक्टेंट सभी रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, या दूसरी सिचुएशन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट बचा रह जाए। तो अगर बचा रह जाता है तो कितना अमाउंट बचा रहेगा वो भी स्टोइकियोमेट्री से बताया गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसे चेक करने का ये मेथड है, इससे प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बताया जा सकता है। और these all calculations are valid only in terms of moles, or for gases you can use it for pressure also or for volume also। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द आइडिया। अब आई होप कि ये सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी और इसको अब आप लोग अपने यूज में ले सकते हैं। तो इसी तरह से और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन सब बातों का फ़ायदा मिले, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इस वीडियो के साथ लिंक में शेयर करूंगा, उसके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिलेंगे। अगर उससे रिलेटेड इसके बाद भी कोई डाउट किसी को होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, और इसको आगे भी हम लोग इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आप लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।